तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब फूड का इनटेक होना मुंह से और उसका पूरा डाइजेस्ट होना और फूड जहाँ से एनस के रीजन से बाहर आ जाना या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाना, ये पूरा जो सिस्टम है वो किसके अंडर में आता है? तो वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसी में हम रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या इंपॉर्टेंट पैथोलॉजीज है जो हमें ध्यान में होना चाहिए, जो हम डेली लाइफ में हमारे देख सकते हैं और उसका पैथोलॉजी क्या क्या है, ये सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला हम पढ़ेंगे ईसोफेजाइटिस। क्या पढ़ेंगे? ईसोफेजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ईसोफेजाइटिस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईसोफेगस क्या होता है। तो ईसोफेगस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले ईसोफेगस क्या है? तो ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है। एक कैसा है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि 8 इंच जितना लंबा होता है। कैसा होता है? 8 इंच जितना लंबा हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक बड़ा मस्कुलर ट्यूब होता है। तो ये क्या लोअर एंड फेरिंग्स का जो लोअर एंड होता है वहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? तो ये जाता है स्टमक के ओपनिंग तक। स्टमक के ओपनिंग तक, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक यहाँ पे जाता है और लोअर पार्ट जो फेरिंग्स का लोअर पार्ट होता है, पोस्टीरियर लोअर पार्ट, वहां से स्टार्ट होता है। तो ये एक टाइप का मस्कुलर ट्यूब है जो कि 8 इंच जितना लंबा होता है, यानी कि अराउंड 20 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इट रन बिहाइंड द विंड पाइप एंड हार्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन। तो जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के आगे जो होता है वो कुछ विंड पाइप प्रेजेंट होता है जिससे हम कहते हैं ट्रैकिया, जो कि जाता है लंग्स में। तो हमारे जो माउथ है वहां पे 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो ट्रेकिया होता है, दूसरा ईसोफेगस होता है। तो ट्रेकिया जो है वो विंड पाइप है जहां से एयर जो है वो लंग्स में जाता है, और ईसोफेगस क्या है? तो वो फूड पाइप है जहां से जो हम फूड इंटेक करते हैं वो स्टमक में जाता है। तो जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के आगे साइड पे मतलब सामने साइड पे एक ट्रेकिया होता है, और ईसोफेगस के सामने साइड पे हार्ट भी प्रेजेंट होता है, और पीछे साइड पे ईसोफेगस के पीछे क्या प्रेजेंट होता है? तो अपना स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइन। तो आगे की तरफ विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया और हार्ट प्रेजेंट होता है, और पीछे की तरफ स्पाइन प्रेजेंट होता है। तो ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो फेरिंग से स्टार्ट होता है और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक होता है, जो 8 इंच लंबा होता है, यानी कि 20 से लेकर 22 सेंटीमीटर जितना होता है। उसके आगे की तरफ 2 स्ट्रक्चर हमें मोस्टली देखने मिलते हैं, जो कि है ट्रैकिया और हार्ट, और पीछे के साइड पे स्पाइनल कॉर्ड देखने मिलता है। इसमें 2 स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 टाइप के स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पिंटर्स क्या होता है? ये कुछ मसल्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं जिसमें कैपेसिटी होता है कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वहां के जो ओपनिंग है उसको बंद कर सके, उसको स्टॉप कर सके। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या ऐसा कोई मसल्स जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं स्पिंटर्स। तो जैसे कि ये ट्रैकिया है, जैसे कि ये ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस में क्या होगा? तो यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट है और यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं स्पिंटर। जिसे क्या कहेंगे? स्पिंटर। तो जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो अपर पार्ट या टॉप पार्ट पे प्रेजेंट होता है, उसे हम कहेंगे अपर ईसोफेजियल स्पिंटर। क्या कहेंगे? अपर ईसोफेजियल स्पिंटर। और जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, बॉटम में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहेंगे लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर। तो 2 स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं, एक अपर इसोफेजियल स्पिंटर और लोअर इसोफेजियल स्पिंटर।
तो स्पिंटर क्या होता है, एक मसल्स होता है जो कि कोई भी ओपनिंग्स पे प्रेजेंट होता है, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो ओपनिंग वो स्टॉप करता है या ब्लॉक कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे स्पिंटर। तो इसोफेगस में दो स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं, अपर इसोफेजियल स्पिंटर और लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। जो अपर इसोफेजियल स्पिंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है टॉप ऑफ द इसोफेगस, यानी कि फेरिंग्स के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये कॉन्शियस कंट्रोल में रहता है, यानी कि ईटिंग या फिर हम ब्लीच करते हैं जैसे ढकार लेना, या फिर ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के वक्त ये सब काम में आता है। मतलब क्या होता है कि जब भी हम अगर खाना खाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ का जो फूड पाइप है या फिर इसोफेगस के ऊपर का जो स्पिंटर है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड आसानी से स्टमक की तरफ जाएगा। ब्रीदिंग होता है, अगर सांस लेने के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो इसोफेगस का अपर स्पिंटर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर या फिर हम ब्रीथ जो करते हैं वो कहाँ पे जाएगा, वो विंड पाइप में जाएगा। तो ऐसा सब काम रहता है अपर इसोफेजियल स्पिंटर का, यानी कि ब्रीथिंग, ईटिंग, ब्लीचिंग, ये सब काम रहता है। दूसरा है लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। लोअर इसोफेजियल स्पिंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एकदम बॉटम पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के पास, तो एकदम नीचे प्रेजेंट होता है। ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो और इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स। तो जो इसके नीचे स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्टमक जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टमक। तो जो स्टमक में एसिड प्रोडक्शन होता है या फिर एसिड जो प्रेजेंट होता है वो वापस से इसोफेगस में ना आ जाए, इसके लिए ये स्पिंटर्स जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है वो वर्क करते हैं। क्या करते हैं, तो स्टमक में जितना एसिड होता है उसको रिफ्लक्स यानी कि वापिस आने से रोकते हैं, ये उसका काम है लोअर इसोफेजियल स्पिंटर का। तो प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स, जितना एसिड स्टमक में प्रेजेंट होता है या फॉर्म होता है उसे रिफ्लक्स होना या ऊपर आने से प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसा दो टाइप के स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं, अपर इसोफेजियल स्पिंटर और लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। जो इसोफेगस होता है उसमें 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर या 4 मसल्स से बने होते हैं, जो मसल के 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे आउटर लेयर होता है, जो सबसे आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं म्यूकोजा। जो सेकंड नंबर का लेयर होता है उसे कहते हैं सब म्यूकोजा। थर्ड जो होता है वो मस्क्यूलरिस, और फोर्थ जो है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसे हम कहेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया। उसके ऊपर कुछ लेयर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस के ऊपर लेयर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा जो होता है उसके अंदर इसोफेजियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सीक्रेट करते हैं म्यूसिन। तो सब म्यूकोजा जहां पे होता है, सब म्यूकोजा में से इसोफेजियल ग्लैंड्स होते हैं जहां पे म्यूसिन सीक्रेट होता है। तो म्यूसिन का काम क्या होता है, तो ये जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस का जो वॉल्स होता है उसको हमेशा वेट रखना या गिल्ला रखना, और जिसकी वजह से क्या होगी, जो भी हमने फूड लिया है, जो भी हमने फूड खाया है वो इजीली कहाँ तक चले जाए, स्टमक तक चले जाए, विदाउट फ्रिक्शन या विदाउट कोई प्रॉब्लम के। तो ये काम क्या होता है म्यूसिन का। तो म्यूसिन सिक्रीशन की वजह से जो फूड हम स्वॉलो करते हैं वो इजीली इसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में चले जाता है। और जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसे हम कहते हैं म्यूकोजा। तो म्यूकोजा में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम। क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम। तो इसोफेगस जो होता है उसमें स्क्वोमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, लेकिन स्टमक जो होता है उसमें कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। मोस्टली इसोफेगस में स्क्वोमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है क्योंकि इसोफेगस में एसिड कंटेंट वगैरह नहीं होता। और स्टमक पार्ट जो होता है, स्टमक में एसिड सिक्रीशन होता है, तो वहां पे कॉलमनार एपिथेलियम, गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि इसोफेगस में नहीं होते। तो म्यूकोजा में जिधर स्क्वोमस एपिथेलियम में उसका काम क्या होता है, तो रेजिस्ट एब्रेशन ऑफ फूड,
फूड का जो घिसना होता है, यानी कि खाना खाएंगे तो ईसोफेगस में जो घिसने का काम होता है वो प्रिवेंट करता है या रेजिस्ट करता है। और जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो सेंसिटिव होता है एसिड से, यानी कि एसिड लगने से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, अपना काम कम कर सकता है। तो ये दो चीज हमें ध्यान रखना है स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। इसके लिए स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो ईसोफेगस में होता है। उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले जो ग्रेविटी की वजह से जो फूड नीचे की तरफ आता है तो वो एब्रेशन को रेजिस्ट करता है, मतलब जो घिसना या फ्रिक्शन जो होना उसको रेजिस्ट करता है। लेकिन दूसरा चीज है कि वो एसिड को भी सेंसिटिव है, यानी कि एसिड लगने से वो डैमेज हो सकता है। इसके लिए स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो कभी भी गैस्ट्रिक रीजन में या फिर हम कह सकते हैं स्टमक में नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है। तो इतना सब चीज हमें ध्यान में रहना जरूरी है ईसोफेगस के बारे में। सबसे पहला ईसोफेगस क्या है, मस्क्यूलर ट्यूब है, फेरिंग्स के लोअर एंड से स्टार्ट होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन तक प्रेजेंट होता है। 8 इंच लेंथ होता है, यानी कि अराउंड 20 सेंटीमीटर। उसके आगे ऑर्गन्स होते हैं ट्रैकिया, हार्ट, पीछे की तरफ होता है स्पाइनल कॉर्ड। दो स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं, अपर इसोफेजियल स्पिंटर, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। चार उसके जो ट्यूब के मसल्स होते हैं उसमें 4 लेयर्स होते हैं। ऊपर का लेयर बोलते हैं म्यूकोसा, जिस जो बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। दूसरा सब म्यूकोसा जिसमें इसोफेजियल ग्लैंड होते हैं जो म्यूसिन सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इजीली फूड जो होता है वो स्टमक तक चले जाता है। तीसरा होता है मस्क्यूलरिस और चौथा जो होता है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो इतना सब चीज हमें इसोफेगस के बारे में पता होना चाहिए। अभी हम आज का पैथोलॉजिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इसोफेजाइटिस। तो इसोफेजाइटिस क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसोफेजाइटिस, तो इसोफेजाइटिस नाम से ही हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो आइटिस, जैसे कि लास्ट का मतलब आइटिस जो है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और ईसोफेगस जो कि हमने पढ़ा कि एक टाइप का मस्कुलर ट्यूब है जो प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जब भी ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है, जब भी ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन होता है या डैमेज होता है उसके लाइनिंग का, उसके मसल्स के लाइनिंग का, तो हम उसे कहते हैं ईसोफेजाइटिस। तो इसका डेफिनेशन कैसा हुआ, इन्फ्लामेशन दैट डैमेजेस द लाइन ऑफ द ईसोफेगस। इन्फ्लामेशन होना, उसके बाद उसमें डैमेज होना, मतलब जो ईसोफेगस होता है, जो ईसोफेगस ट्यूब होता है, उसके जो आउटर वॉल्स होते हैं, यानी कि अंदर साइड से जो आउटर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसका डैमेज हो जाना, किसी भी रीजन से डैमेज हो जाना, और डैमेज होने की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन आना, या फिर हम कह सकते हैं वहां पे ईसिनोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स का जमा हो जाना। तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे इसोफेजाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन दैट डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस। इसके अंदर हम कुछ कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि सबसे पहला है इसोफेजियल लेसिरेशन, म्यूकोजल इंजरी एंड इन्फेक्शन। तो जो इसोफेजाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन होता है, जो वॉल्स का होता है, इसोफेगस के जो वॉल्स का इन्फ्लामेशन होता है, क्यों, डैमेज होने की वजह से, वो किस कारण से हो सकता है। तो सबसे पहला है इसोफेजियल लेसिरेशन। लेसिरेशन हम किसे कहेंगे, किसी भी मसल्स पे कट होना या इंजरी हो जाना, उसे हम कहेंगे लेसिरेशन। घस जाना, एब्रेशन हो जाना, कट जाना, उसे हम कहेंगे लेसिरेशन। तो इसोफेजियल लेसिरेशन। दूसरा म्यूकोजल इंजरी, यानी कि जो आउटर लेयर होता है म्यूकोजा, म्यूकोजा में किसी भी प्रकार के केमिकल बोलो या मेडिकेशंस की वजह से बोलो या कोई फॉरेन पार्टिकल्स के वजह से बोलो, वहां पे इंजरी हो जाना। और तीसरा है इन्फेक्शन, किसी भी आउटर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से वहां पे इन्फेक्शन हो जाना। तो ये चीज हमें देखना है। तो इसोफेजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन दैट डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, उसमें हम देखेंगे इसोफेजियल लेसिरेशन, म्यूकोजल इंजरी एंड इन्फेक्शन। तो कॉमन जो लेसिरेशन होता है, कॉमन लेसिरेशन होता है उसे हम कहेंगे मेलोरी वीस टीयर। क्या कहेंगे, मेलोरी वीस टीयर। कभी भी किसी कारण से कफिंग, वॉमिटिंग,
ज्यादा होना, मोस्ट प्रोबेबली वॉमिटिंग अगर ज्यादा होता है, वॉमिटिंग क्या होता है ज्यादा होता है, तो वॉमिटिंग ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास, कहाँ पे, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास टीयर होने लगते हैं, ब्लीड होना स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं मेलोरी वीज टीयर। क्या कहते हैं, मेलोरी वीज टीयर। तो जैसे कि हमें पता है कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया में जब भी यहां से हम फूड स्वॉलो करते हैं, फूड स्वॉलो करते हैं, तो पेरिस्टालसिस एक्शन की वजह से, जैसे कि ये वाला वॉल कुछ रिलैक्स हो जाएंगे, तो फूड और नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ का ट्यूब जो होगा वो थोड़ा सा रिलैक्स होएगा, तो और नीचे तक खाना आ जाएगा। तो इस तरह से पेरिस्टालसिस एक्शन की वजह से क्या होता है, जो फूड होता है वो फूड पाइप से क्या नीचे की तरफ जाता है। लेकिन वॉमिटिंग होने की वजह से क्या होता है, जो स्टमक का गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, जो स्टमक में गैस्ट्रिक कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो रिफ्लक्स होता है ऊपर की तरफ, वो रिफ्लक्स होता है ऊपर की तरफ, और उसके वजह से क्या होता है, यहाँ का जो वॉल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट होता है, जो फूड पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और वहां पे टीयर डेवलप होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास, तो उसे हम कहेंगे मेलोरी वीज टीयर। तो ये कॉमन लेसिरेशन है जो नॉर्मली हमें देखने मिलता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास। दूसरा इसके रीजंस होते हैं केमिकल इसोफेजाइटिस, यानी कि कोई भी केमिकल चीज का यूज करने की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन होना, या फिर जो लाइनिंग होता है वो डैमेज होना। तो सबसे पहला चीज है अल्कोहल, अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन करने की वजह से होता है। करोजिव एसिड, कोई भी एसिड या अल्कली इंजेस्ट करने की वजह से होता है। तीसरा हॉट फ्लूइड, गर्म पानी या गर्म कोई भी चीज लेने की वजह से होता है लेसिरेशन, या फिर हम कह सकते हैं म्यूकोजल इंजरी। फिर उसके बाद हैवी स्मोकिंग, तो जैसे कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जो म्यूकोजा होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और हमें इसोफेजाइटिस देखने को मिलता है। कुछ ड्रग्स है जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन हुआ, बिसफॉस्फोनेट हुआ, ये ड्रग्स जो होते हैं उनके वजह से भी क्या होता है, लेसिरेशन या इसोफेजाइटिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी ये ड्रग यूज करने से पहले हमें देखना चाहिए कि पेशेंट को कहीं एक्टिव ब्लीड नहीं है, या फिर इसोफेजाइटिस या गैस्ट्राइटिस का कोई कंप्लेंट तो नहीं है। और लास्ट, इन्फेक्शन की वजह से कौन कौन से वायरस है, तो वो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगैलो वायरस, और कुछ फंगल है जैसे म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परगिलोसिस। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, हमें इसोफेजाइटिस देखने को मिलता है। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वायरस होता है उसमें अल्सर्स फॉर्मेशन होते हैं। अल्सर्स फॉर्मेशन कैसा होता है, तो पंच आउट टाइप अल्सर्स होते हैं। और दूसरा साइटोमेगैलो वायरस जो होता है उसमें शैलो टाइप अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसा होता है कि अल्सर्स में, जैसे कि अगर हम ये इसोफेगस का ट्यूब देखें, ये ऊपर का लेयर जो है वो म्यूकोसा है, तो कुछ इस तरह से हमें पंच आउट, यानी कि किसी ने पंच मारा हो, वैसा अल्सर्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। किसमें देखने मिलता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में पंच आउट टाइप अल्सर देखने को हमें मिलता है, जैसे म्यूकोजल वॉल हो गया, सब म्यूकोजा हो गया, मस्क्यूलरिस और एडवेंटिशिया हो गया। तो ये जो है ऐसा कुछ अल्सर्स फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिलेंगे, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह स्कैटर्ड देखने मिलेंगे। तो इसे हम कहेंगे पंच आउट अल्सर, और ये देखने मिलेगा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में। दूसरा साइटोमेगैलो वायरस में शैलो अल्सर देखने मिलता है, जैसे कि एब्रेशन हो गया है, घस गया है कोई चीज, तो वैसा घसा हुआ जैसा, या फिर शैलो बहुत डीप अल्सर हमें देखने नहीं मिलता, शैलो अल्सर देखने को मिलता है। तो ये जो है इसोफेजियल लेसिरेशन, या फिर हम कह सकते हैं म्यूकोजल इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से जो इसोफेजाइटिस होता है उसके बारे में हमने देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, ये काफी कॉमन होता है। तो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस क्या होता है, तो वो देखेंगे हम। सबसे पहला, इसोफेजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द इसोफेगस ड्यू टू डैमेज ऑफ द वॉल्स।
डैमेज होता है वॉल ईसोफेगस का, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं ईसोफेजाइटिस। रिफ्लक्स मतलब कोई चीज वापस ईसोफेगस में आना, कोई गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो रिफ्लक्स होना, वापस से ईसोफेगस की तरफ आना, उसके वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है ईसोफेगस में उसे हम कहेंगे रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। तो इसका डेफिनेशन क्या है? रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। तो जैसे कि मैंने कहा गैस्ट्रिक कंटेंट में क्या होता है? ज्यादातर एसिड प्रेजेंट होता है। तो किसी भी रीजन की वजह से ये एसिड जो है वो ईसोफेगस में जाना और वहां पे उसके जो वॉल्स है उसको डैमेज करना, उसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट करना, उसे हम कहेंगे रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। क्या कहेंगे? रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। तो रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस क्या है? तो रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इन ईसोफेगस, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो ईसोफेगस में वापस आना। सबसे कॉमन कॉज है और इट इज एसोसिएटेड विद जीईआरडी। जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। क्या होता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो इसको भी हम रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस कह सकते हैं या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कह सकते हैं। तो इसका पैथोजेनोसिस क्या है, मतलब किस कारण से ये होता है? तो सबसे पहला उसके पॉजिटिव फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि हमने देखा है अल्कोहल, ज्यादा अल्कोहल का यूज करना, ज्यादा टोबैको का यूज करना, ओबेसिटी से कैसे होता है? तो प्रेशर डेवलप होता है। हाँ, जो स्टमक वॉल है वहां पे प्रेशर डेवलप होता है। दूसरा सीएनएस डिप्रेशन, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तो भी नर्वस सिस्टम काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी प्रेशर जो होता है वो डेवलप होता है स्टमक पे। और हिएटल हर्निया क्या होता है? तो ईसोफेजियल जो ओपनिंग होता है, ईसोफेजियल ओपनिंग जो डायफ्राम में होता है, वहां पे स्टमक का कुछ पार्ट निकलना, वहां से स्टमक का कुछ पार्ट बाहर की तरफ निकलना, उसे हम कहेंगे हिएटल हर्निया। तो उसकी वजह से भी प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर डेवलप होने की वजह से क्या होगा? या फिर टोबैको अल्कोहल यूज करना, या फिर सीएनएस डिप्रेसेंट होना, इसकी वजह से नर्व इम्पल्सिस कम होते हैं। लेकिन ओबेसिटी हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, हिएटल हर्निया हुआ, या फिर खाना ज्यादा खा लेना, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा स्टमक पे प्रेशर पड़ेगा। स्टमक का प्रेशर कहाँ पे जाएगा? ईसोफेगस के तरफ जाएगा। और ईसोफेगस में क्या होता है? लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर्स होते हैं। ये स्पिंटर्स सिर्फ मसल्स होते हैं, ये कोई वॉल्व नहीं होता कि टाइट क्लोज हो जाएगा। तो जब भी नीचे की तरफ से प्रेशर लग रहा है तो ये ईसोफेजियल स्पिंटर्स क्या होते हैं? ओपन अप हो जाते हैं। और बार बार ऐसा होने की वजह से लोअर ईसोफेजियल इनकॉम्पिटेंसी देखने को मिलती है, मतलब उसका वर्किंग जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो लोअर ईसोफेजियल इनकॉम्पिटेंसी देखने को मिलता है स्पिंटल का, जिसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज टोन, जो उसका टोन होता है मसल का, जो टोन मसल का पावर होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो वो खुलना और बंद होना अच्छे से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है? गैस्ट्रिक कंटेंट जो होते हैं वो वापस ईसोफेगस के तरफ आने लगते हैं और उसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग देखने मिलता है, डैमेज देखने मिलता है, जिससे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या फिर रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। तो पैथोजेनोसिस में कैसा है? तो या फिर अल्कोहल, टोबैको यूज करना, या फिर ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, हिएटल हर्निया की वजह से प्रेशर डेवलप होना, या फिर सीएनएस डिप्रेशन की वजह से नर्व इम्पल्सिस काम ना करना। इसकी वजह से क्या होगा? लोअर ईसोफेजियल जो स्पिंटर्स होंगे वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे, वहां का मसल टोन डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा? जो स्टमक में गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ईसोफेगस की तरफ आने लगेंगे और एक कंडीशन देखने मिलेगा हमें जिससे हम कहते हैं रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने मिलेंगे? तो क्लिनिकल फीचर्स में हार्ट बर्न देखने मिलेगा, रीगर्जिटेशन ऑफ सोर टेस्ट और डिस्पेजिया। तो जैसे कि गैस्ट्रिक कंटेंट एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा तो छाती में पेशेंट बोलेगा कि जलन हो रहा है, मतलब छाती के पास जलन हो रहा है, तो हमें ऐसा लगेगा हार्ट में
बर्निंग है, तो इसीलिए हम कहते हैं हार्ट बर्न, छाती में जलन होना। रीगर्जिटेशन ऑफ सॉर टेस्ट, जो खट्टी ढकाल आती है, हम कहते हैं कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से ऊपर की तरफ खट्टी ढकाल आना। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया यानी कि डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जब भी कोई खाना खा रहे हैं, निगलने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छे से नीचे की तरफ नहीं जाता, डिफिकल्ट पड़ता है फूड को स्वॉलो करने में। तो नॉर्मली ये सब क्लिनिकल फीचर हमें इसोफेजाइटिस में या फिर हम कह सकते हैं जीईआरडी में हमें देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका एक कॉमन ट्रीटमेंट है जिससे हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं उनका वो मेडिकेशन हम अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलीफ जल्दी हो जाता है, अगर वो काफी ओल्ड या क्रॉनिक नहीं होगा तो। अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ सकते हैं, तो अल्सर्स फॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं छाला हो गया, मुंह में कैसा छाला हो गया, वैसे ही वो ट्यूब होता है उसमें छाले होने लगते हैं। तो छाले होने की वजह से क्या होता है, वहां से कट हो जाता है वो मसल में, वहां से ब्लीड होना स्टार्ट होता है, और ब्लीड होना स्टार्ट होता है तो जो उल्टी होती है उसमें ब्लीडिंग होता है, जिससे हम कहते हैं हीमेटोमेसिस। तो वो क्या होगा, जो जहाँ पे भी इसोफेजाइटिस हुआ है वहां पे अल्सर्स फॉर्मेशन होंगे, अल्सर्स फॉर्मेशन होने की वजह से वहां पे ब्लीड होगा, ब्लीड क्या है स्टमक की तरफ जाएगा और उसके वजह से क्या होगा, उल्टी जैसा सेंसेशन लगेगा या उल्टी होगा, तो उल्टी में भी हमें खून निकलेगा। और तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन, ठीक से अगर हीलिंग नहीं हुआ है, ठीक से अगर हीलिंग नहीं हुआ है तो वहां पे स्ट्रिक्चर्स फॉर्मेशन होंगे, जैसे फाइब्रस टिश्यू या हम कह सकते हैं स्कैरिंग होता है, स्कैरिंग टिश्यूज जो ऊपर की तरफ आते हैं उसकी वजह से उसका जो ट्यूब का जो साइज होता है या वॉल्यूम होता है वो स्ट्रिक्चर्स की वजह से क्या होगा, काफी ज्यादा नैरो हो जाएगा, जिसके अंदर से फूड स्वॉलो करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा, तो उसे कहेंगे स्ट्रिक्चर्स। और लास्ट है बैरेट इसोफेगस, तो ये एक टाइप का मेटाप्लाजिया है जिसमें कंटिन्यूअस एसिड का रिफ्लक्स होने की वजह से क्या होता है, ईसोफेगस का जो अंदर का वॉल होता है, म्यूकोजा होता है, जो कि स्क्वोमस एपिथेलियम से बना होता है, वो अपने प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, वो अपने लेयर को ही चेंज कर देता है और वो कॉलमनार बनते जाता है। क्यों, क्योंकि एसिड आने की वजह से स्क्वोमस डिस्ट्रॉय होता है, तो बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि वो अपने आप एडेप्ट करता है। तो एडेप्ट करने की वजह से क्या होगा, जैसे गैस्ट्रिक रीजन में कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, वैसे ही ईसोफेगस में भी कॉलमनार एपिथेलियम डेवलप होने लगेगा, जिसे हम कहेंगे बैरेट ईसोफेगस। ये एक टाइप का मेटाप्लाजिया है जो कि आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा में डेवलप हो सकता है। तो ये हो गया इसके कॉम्प्लिकेशन। तो जो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है उसके क्लिनिकल फीचर्स में आता है हार्ट बर्न, डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन ऑफ सॉर टेस्ट, ट्रीटमेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में अल्सरेशन, हिमेटोमेसिस, स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन और बैरेट इसोफेगस, ये सब चीज हमें देखने मिलेगा।